件で使われた深淵化。 दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से जापानी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। अब इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें राज खुलने में पूरे 35 साल लगे और साथ ही इस केस को पुलिस वाले ने एक दर्जी के साथ मिलकर सॉल्व किया। देख रहे हो विनोद, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज लेकर आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो भाई इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1984 से, जहां हम देखते हैं कि कुछ अपराधियों ने गैलेक्सी फूड नाम की कंपनी के चेयरमैन किकुची का अपहरण कर लिया है और उसको छोड़ने के बदले 10 मिलियन येन और 10 किलो सोने की मांग की है। दरअसल इन अपराधियों का दावा था कि गैलेक्सी फूड्स कंपनी बच्चों को स्नैक्स के साथ फ्री खिलौनों का लालच देकर साथ में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने का घोटाला कर रही है। और साथ ही इन किडनैपर्स ने अपने ग्रुप का एक नाम भी रखा हुआ था, जो था ब्लैक डीमन। अब 3 दिन बाद चेयरमैन किकुची उनके चंगुल से भाग निकलता है, लेकिन जब उससे उन किडनैपर्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा चेहरा प्लास्टिक बैग से ढका होने की वजह से मैं अपहरणकर्ताओं की पहचान नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि फिरौती नहीं मिलने पर वो केस बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो ब्लैक डीमन इसके बाद रुकते नहीं और इस बार वो सीधे कस्टमर्स को ही निशाना बनाने की धमकी देते हैं, जिसके लिए वो गैलेक्सी फूड्स, वंटन फूड्स, जायसी फूड्स और ओसाका की न्यूज एजेंसी दाइची को धमकी भरे लेटर्स भेजकर उन्हें चेतावनी देते हुए बताते हैं कि अगर हमें फिरौती का पैसा नहीं मिला तो हम इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में सोडियम साइनाइड इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कितनी मौतें होंगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। इसके बाद सभी कंपनियां और प्रशासन घबरा जाता है और इसी बीच वो किडनैपर्स 3 ऑडियो टेप्स के जरिए पैसे रखने की जगह बताते हैं। अब इस केस का नाम रखा जाता है इनवेन केस। इसके बाद हजारों पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने में जुट जाते हैं, लेकिन तहकीकात में केवल एक संदिग्ध आदमी का चेहरा सामने आता है, जिसका नाम चाइना मैन रखा जाता है और उस पर शक इसीलिए हुआ क्योंकि वो फिरौती की जगह के आसपास ही टहलता देखा गया था, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा सुराग नहीं मिला। पर फिर कुछ अजीब हुआ। उसके बाद ना तो फिरौती के पैसे लिए गए और ना ही पैकेट में साइनाइड पाया गया, मानो जैसे वो अपराधी धुएं की तरह गायब हो गए। इसके बाद 16 साल तक इस केस की जांच चली और फिर आखिर में इस केस को बंद कर दिया गया और ये केस एक रहस्य बनकर रह गया। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, वो भी पूरे 35 साल बाद सन 2020 में। अब हम यहाँ पर उसी सरकारी न्यूज एजेंसी दाइची को देखते हैं, जिसे इन किडनैपर्स ने वो लेटर लिखे थे। असल में दाइची कंपनी ने हाल ही में उस इनवेन केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद वो एक मशहूर रिसर्चर मोकाशी से मिले थे ताकि डॉक्यूमेंट्री बनने से पहले उस पर पूरी रिसर्च हो सके। खैर, अब मोकाशी के कहने पर इस रिसर्च के लिए होनहार रिपोर्टर अकुजा को चुना जाता है। इसके बाद सीन ओकासा की एक टेलरिंग शॉप में शिफ्ट होता है, जहां का मालिक तोशी क्रिसमस की तैयारी में लगा होता है। अब इसी बीच वो वार्डरोब से पुरानी चीजें निकाल रहा होता है और तभी अचानक उसे एक बक्से में डायरी और कुछ कैसेट्स मिलते हैं। उधर अकुजा की रिसर्च में उसे पता चलता है कि इनवेन केस से ठीक 1 साल पहले लंदन में भी ऐसा ही एक केस हुआ था, जहां फूड कंपनी के चेयरमैन बैकमैन का अपहरण हुआ था। अब ये बात जब अकुजा अपने बॉस मोकाशी को बताता है तो वो उससे कहता है कि शायद इनवेन केस के अपराधियों ने लंदन केस को कॉपी किया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार लंदन जाकर इसकी जांच करनी चाहिए ताकि दोनों केसेस के बीच में कोई पैटर्न मिल सके। अब हालांकि अकुजा को 35 साल पुराने केस में कुछ हाथ लगने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बॉस और सरकारी दबाव के चलते वो लंदन चला जाता है और उस केस पर उस वक्त काम कर चुके नेगोशिएशन ऑफिसर से मिलता है। अब वो ऑफिसर उसे उसी चाइना मैन का स्केच दिखाता है और कहता है कि लंदन जांच टीम में एक चीनी व्यक्ति था जो केस के बाद अचानक गायब हो गया। फिर अकुजा पूछता है कि फिलहाल वो कहाँ मिलेगा, तो वो कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त वो एक महिला रिपोर्टर को डेट करता था जिसे मैं जानता हूँ। तो अब अकुजा फौरन उस लेडी रिपोर्टर से जाकर मिलता है जिसका नाम सोफी था। अब सोफी उसे बताती है कि मैं लंदन केस की रिपोर्टर जरूर थी, लेकिन मुझे कोई चीनी व्यक्ति याद नहीं जो टीम का हिस्सा हो, तो डेट करना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद सीन वापस जापान में शिफ्ट होता है, जहां तोशी उन सभी कैसेट्स को एक एक करके चलाने लगता है जो उसे पुराने सामान के साथ मिली थी। असल में इन कैसेट्स के अंदर खुद उसी के बचपन की आवाजें थी जब वो महज 5 साल का था, इसलिए ये सब सुनकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन तभी एक टेप में उसे अपनी आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है कि क्योटो स्टेशन के पास वाले बस स्टॉप की बेंच के पीछे उस बैग को रख देना। अब ये सुनकर तोशी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसने ये क्यों कहा होगा
यह क्यों रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो उस वक्त इतना छोटा था कि अब उसे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद वो कैसेट्स के साथ पड़ी हुई डायरी को पढ़ता है जिसमें 3 फूड कंपनियों का जिक्र था, और फिर इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे उन कंपनीज के नाम से इनवेन केस की जानकारी मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि उस वक्त उन किडनैपर्स ने 3 ऑडियो टेप्स भेजकर फिरौती की रकम की मांग की थी। फिर वो नोटिस करता है कि इंटरनेट पर वो तीनों रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं, इसलिए वो एक एक करके सभी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगता है। तो पहले वो गैलेक्सी फूड्स के फिरौती का ऑडियो चलाता है जिसमें एक 16 साल की लड़की पैसे रखने की जगह बता रही होती है। इसके बाद दूसरी ऑडियो जायसी फूड्स की थी जिसमें 8 साल के लड़के की आवाज थी और वो भी पैसे रखने की जगह बता रहा था। इसके बाद वो तीसरी और आखिरी ऑडियो चलाता है जो कि वंटन कंपनी को भेजी गई थी, और इस रिकॉर्डिंग में वो सेम वही आवाज सुनता है जो उसने अभी अभी टेप में सुनी थी। जी हाँ, उसकी खुद की आवाज। तो ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उस वक्त उन किडनैपर्स ने फिरौती के लिए उसकी आवाज का इस्तेमाल किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अकूजा अब वापस जापान आ चुका है, क्योंकि लंदन में उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। तो आज न्यूज एजेंसी में यूरी नाम का एक आदमी अकूजा से मिलने आता है, जो असल में 1984 में हुए इनवेन केस का रिपोर्टर था। हालांकि अकूजा को उस केस में अब भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन यूरी उससे कहता है कि भले ही मौत ना हुई हो, लेकिन वो वक्त बहुत गंभीर था, क्योंकि उस वक्त पूरा जापान दहशत में था। वो बताता है कि ब्लैक डीमन ग्रुप इतना खतरनाक था कि उसने चेतावनी वाले लेटर्स के साथ साथ एक पोएम भी भेजी थी जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया था, और इस तरह अब वो उसे सारे लेटर्स दिखाता है। इसके बाद हम तोशी को देखते हैं, जो कामासामा नाम के एक पुराने टेलर से जाकर मिलता है, क्योंकि वो 1984 में उसके पिता के साथ काम करता था। अब तोशी जानता था कि वो डायरी उसके पिता ने नहीं लिखी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए कामासामा से पूछने पर वो उसे बताता है कि ये डायरी शायद डेक्सिको की है, यानी तोशी के बड़े अंकल की। अब तोशी कहता है कि वो तो तभी मर गए थे जब मैं छोटा था। तो कामासामा उससे कहते हैं कि नहीं, डेक्सिको अभी जिंदा है, लेकिन इस वक्त कहां पर है ये किसी को नहीं पता। वो कहता है कि डेक्सिको ने उस वक्त कुछ अपराधियों की टीम ज्वाइन की थी, इसलिए पुलिस से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें डेक्सिको के बारे में जानना है तो अपनी माँ से पूछो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि तोशी की माँ मायूमी कैंसर की पेशेंट थी, और जैसे ही अब तोशी ने डेक्सिको के बारे में उनसे पूछा तो वो और सीरियस हो गई। अब उसकी माँ उसे बताती है कि गायब होने से एक दिन पहले डेक्सिको तुमको नेशनल पार्क में लेकर गया था, लेकिन तोशी को कुछ भी याद नहीं होता, ना ही डेक्सिको अंकल और ना ही उनका चेहरा। इसलिए अब वो रात को पुराने फोटो एल्बम्स को निकालकर पार्क की तस्वीर देखने लगता है ताकि डेक्सिको की शक्ल से पहचान सके, लेकिन उसमें भी डेक्सिको की कोई तस्वीर नहीं होती। अब अकूजा को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि लंदन में अपहरण के वक्त बेकम फूड्स के कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, क्योंकि उसके चेयरमैन बेकम को ही किडनैप कर लिया गया था, और उस वक्त कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर ठीक उसी वक्त शेयर खरीदे, और बेकम की रिहाई के बाद शेयरों के भाव बढ़ने पर उन्हें बेचकर मिलियन पाउंड्स कमा लिए। इसलिए अब अकूजा सोचता है कि कहीं बेकम को बिना फिरौती के छोड़ने के पीछे शेयरों से मुनाफा कमाने की चाल तो नहीं थी, क्योंकि शेयर के सौदे में फिरौती से कहीं ज्यादा पैसा बना था। इस पर अकूजा का बॉस मोकाशी बताता है कि मैंने सुना था बेकम के शेयर खरीदने में किसी क्रिमिनल गैंग का हाथ था। तो इसके बाद अकूजा 1984 के एक शेयर ब्रोकर से मिलता है, जहां वो ब्रोकर उसे बताता है कि उस वक्त उन 3 कंपनियों को मिली धमकियों से उनके शेयरों में गिरावट तो आई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे मिलियन कमाया जा सके। लेकिन मुझे याद है कि लंदन की एक ब्रोकर कंपनी ने उस वक्त गैलेक्सी फूड्स, वंटन फूड्स और जायसी फूड्स के खूब शेयर खरीदे थे। वो ब्रोकर आगे बताता है कि उस वक्त ये भी बात सामने आई थी कि उस दौरान कुछ जापानी क्रिमिनल्स लंदन गए थे, क्योंकि ब्लैक आई नाम की एक जापानी निवेश कंपनी शेयरों में इंटरेस्टेड थी, जिससे बाजार में ये अफवाह थी कि इसके मालिक जापानी अपराधी हैं। अब अकूजा ने अपनी रिसर्च से कुछ और भी पता किया था, इसलिए वो उस ब्रोकर से पूछता है कि साइनाइड वाली धमकी से गैलेक्सी फूड्स के शेयरों में 10 बिलियन की गिरावट आई, इसलिए कोई खरीदारी नहीं हुई। तो क्या मकसद सच में शेयर नहीं फिरौती था? तो इस पर ब्रोकर बताता है कि मैं 1984 में लंदन में एक जापानी से मिला था, जिसके पास मार्केट मैनिपुलेशन का कोई आइडिया था, लेकिन वो चाइना मैन नहीं था, ये बात पक्की है। खैर, उधर तोशी एक बिजनेसमैन रोमाशी से मिलता है, जो 1984 के जूडो ग्रुप का हिस्सा था और डेक्सिको का दोस्त था। अब तोशी के 1982 के जूडो ग्रुप का एक फोटो दिखाता है, जिसमें तोशी के पिता के साथ साथ उसका ताऊ डेक्सिको भी मौजूद था। फिर तोशी उसे वो डायरी दिखाकर कहता है कि मेरे हिसाब से अंकल डेक्सिको इनवेन केस में शामिल था।
पर अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता और मुझे इसी के बारे में जानना है। तो रोमाशी उसे बताता है कि इनवेन केस से कुछ दिन पहले डेक्सिको मुझसे मिलने आया था। दरअसल मैं उस वक्त एक फूड कंपनी में काम करता था, जबकि डेक्सिको उस दौरान कुछ फूड कंपनियों का डेटा इकट्ठा कर रहा था, जिसमें गैलेक्सी फूड, वंटन फूड्स और जायसी फूड्स भी शामिल थे। रोमाशी आगे कहता है कि तुम्हारे दादाजी यानी डेक्सिको के पिता की हत्या हो गई थी और वो 70s के दौरान हो रहे कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट आंदोलन के शिकार बने थे। इसके बाद अब तोशी पुरानी खबरें देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी गैलेक्सी फूड्स में काम करते थे, जिस वजह से उन्हें कम्युनिस्ट समझकर नौकरी से निकाला गया था और शायद डेक्सिको के पास गैलेक्सी फूड्स से नफरत करने की ये एक बड़ी वजह थी। अब आखिर में रोमाशी बताता है कि गायब होने से पहले डेक्सिको ने मुझे शीनो नाम के एक रेस्टोरेंट में बुलाया था, इसलिए तुम वहां जाओ, वहां से तुम्हें कुछ न कुछ पता चल जाएगा। तो अब तोशी सीधे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां के शेफ साकी को रोमाशी का दिया हुआ फोटो दिखाकर डेक्सिको के बारे में पूछता है। अब साकी पहले तो टाल देता है, लेकिन फिर तोशी उससे इमोशनल होकर कहता है कि डेक्सिको मेरे अंकल का नाम है, जिन्होंने मेरी आवाज फिरौती के लिए इस्तेमाल की थी। तो ये सुनकर साकी कहता है कि 1984 में तुम्हारे अंकल कुछ लोगों के साथ यहाँ के प्राइवेट रूम में मिलते थे और उस वक्त इस रेस्टोरेंट का मालिक मोरीमोटो उनका साथी था। उस वक्त मैंने सुना था कि वो किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनमें झगड़ा हो गया था। इसके बाद वो उस फोटो में इशारा करके बताता है कि ये हिडाकी है, जिसके कान पर घाव का निशान था और ये उस वक्त झगड़े में शामिल था। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें इसके जूडो क्लब जाना होगा, जहां इसने ट्रेनिंग ली थी। तो इस तरह अब तोशी उस पुराने जूडो क्लब जाता है जहां हिडाकी ट्रेनिंग लिया करता था। फिर वहां का बूढ़ा हो चुका इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि हिडाकी असल में एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन घूसखोरी के चक्कर में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो बताता है कि उसकी फैमिली में उसकी बेटी विनी और बेटा तोमाशी थे, लेकिन इनवेन केस की घटना के बाद पूरी फैमिली एक रात में अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। अब सीन अकूजा पर जाता है, जो न्यूज एजेंसी की मीटिंग में कहता है कि फिरौती के पैसे छोड़ने के लिए जो एड्रेस दिए गए थे उनको 3 बच्चों की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक टीनेज लड़की थी, एक करीब 8 से 10 साल का लड़का और एक 6 साल का बच्चा था। वो कहता है कि 35 साल बाद अब ये तीनों बड़े हो गए होंगे, इसलिए इन्हें तलाश किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास फिलहाल इनका कोई सुराग नहीं है। इसके बाद हम वापस से तोशी को देखते हैं, जो उसी हिडाकी की बेटी विनी के स्कूल पहुंचता है और उसकी टीचर से मिलता है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। वो टीचर उसे हिडाकी की फैमिली फोटो दिखाकर कहती है कि यह है विनी, यह है उसका भाई तोमाशी और यह है उसकी माँ। वो कहती है कि एक रात अचानक वो अपना घर और सामान छोड़कर कहीं चले गए। फिर तोशी टीचर को बताता है कि विनी और तोमाशी की आवाज इनवेन केस में इस्तेमाल हुई थी और शायद यही उनके भागने की वजह होगी। वो आगे कहता है कि मेरे अंकल डेक्सिको और विनी के पिता हिडाकी आपस में दोस्त थे, साथ ही मैं वो तीसरा बच्चा हूँ जिसकी आवाज रिकॉर्ड की गई थी। यानी अकूजा की बातों से साफ था कि इन दोनों दोस्तों ने अपने अपने परिवार के बच्चों से वो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए थे, जिसके बाद हिडाकी अपनी फैमिली को लेकर भाग गया और डेक्सिको भी ये जगह छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वो टीचर शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि विनी हमेशा से अमेरिका जाकर इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की खबर ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। उधर हम देखते हैं कि अकूजा क्योटो स्टेशन पहुंचता है, जहां बेंच के पीछे फिरौती के पैसे रखने को कहा गया था। फिर यूरी उसे बताता है कि वो आदमी चाइना मैन यहीं पर देखा गया था। इसके बाद दूसरी जगह मिश ब्रिज थी, जहां पर व्हाइट फ्लैग के पास पैसे रखने थे और यहाँ पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखी थी, जिसमें शायद चाइना मैन था जो वहां से भाग गया। अब प्रेजेंट में यूरी का मानना था कि वो वहां पर पैसे लेने आया था, लेकिन पुलिस को देखकर भाग गया होगा। और फिर जब उस कार के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो कार चोरी की थी। तो इसके बाद अकूजा उस कंपनी से मिलता है जिसने वो कार बेची थी। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने तो अपनी कार मोरीमोटो को बेची थी। अब अकूजा उससे पूछता है कि क्या आपको इनवेन केस के बारे में पता है, क्या मोरीमोटो का उस केस से कोई लेना देना हो सकता है। तो वो आदमी कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मोरीमोटो अक्सर रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनता था और एक बार उसमें साइनाइड डालने की धमकी का भी जिक्र हुआ था। अब मोरीमोटो का नाम सर्च करने पर अकूजा को पता चलता है कि वो एक कार चोर था और अपराध में इस्तेमाल होने वाली कारें उपलब्ध कराता था। इसलिए अब अकूजा सीधे मोरीमोटो के पुराने गैराज पहुंचता है, जहां वो रिपेयरिंग का काम किया करता था। फिर वहां का गैराज मालिक बताता है कि मोरीमोटो सेकंड हैंड कार खरीदता और बेचता था और गैलेक्सी फूड्स के चेयरमैन की किडनैपिंग में इस्तेमाल होने वाली कार भी उसकी थी। इसके बाद उस गैराज का मालिक उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें मोरीमोटो और चाइना मैन दोनों होते हैं। फिर वो आगे कहता है कि चाइना मैन ने ही उसे अपने ग्रुप में शामिल किया था, लेकिन तभी अकूजा के पास खबर आती है
कि मोरोमोटो की पत्नी शिनो 1984 से एक रेस्टोरेंट चला रही है और उस रेस्टोरेंट का नाम भी शिनो ही है। तो अब अकुजा उसके पास जाता है, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहती है कि मेरा पति और उसके आवारा दोस्त कभी कभी यहाँ मिलते थे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। इसके बाद अकुजा शिनो के शेफ साकी से बात करता है। अब साकी उसे बताता है कि असल में मोरीमोटो एक गैंगस्टर के लिए कारें उपलब्ध कराता था और चाइना मैन उसी गैंगस्टर का राइट हैंड था। वो अक्सर यहाँ मिलते थे और उसमें से एक आदमी कविता भी सुनाया करता था। अब कविता के बारे में सुनकर अकुजा को याद आता है कि अपराधियों ने भी न्यूज एजेंसी को एक कविता भेजी थी जिसमें पुलिस की बेइज्जती की गई थी। फिर साकी कहता है कि उनमें से सबसे तगड़ा आदमी वो था जिसके कान पर घाव था। इसके बाद अकुजा एक पुराने स्टॉक मार्केट किंग से मिलता है जो उसे बताता है कि कविता लिखने वाले स्टॉक ब्रोकर का नाम हिरोकी था, जो अपराधियों के पैसे शेयरों में लगाता था और कमीशन काट लेता था। वो बताता है कि उस इनवेन केस में कम से कम 6 लोग थे, जिसमें से एक ब्रोकर, एक रिटायर्ड पुलिस वाला, एक गैंगस्टर, एक कार चोर, एक चाइना मैन और एक इन सब का मास्टरमाइंड था। और मैं सिर्फ उस मास्टरमाइंड को नहीं जानता। हालांकि उस घटना के बाद धीरे धीरे सब मर गए। एक दिन चाइना मैन का भी मर्डर हो गया, लेकिन आखिरी में वो मास्टरमाइंड बचा था जो धुएं की तरह कहीं गायब हो गया। असल में उन सभी का एक स्टॉक गेम का प्लान था जो शायद सफल नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। उसके बाद अकुजा फिर से शेफ साकी से मिलता है। इस बार साकी बताता है कि कुछ दिन पहले एक शख्स इनवेन केस की तहकीकात करने मेरे पास आया था, लेकिन वो कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि एक टेलर था जो अपने अंकल डेक्सिको के बारे में जानना चाहता था। इसके बाद वो अकुजा को तोशी का कार्ड देता है, जिसके बाद अकुजा को शक होता है कि वो मास्टरमाइंड शायद डेक्सिको ही होगा। उधर हम देखते हैं कि तोशी अपनी फैमिली के साथ उसी नेशनल पार्क में जाता है जहां 35 साल पहले डेक्सिको उसे ले गया था। फिर वहां पहुंचते ही उसे अंकल डेक्सिको का चेहरा याद आने लगता है। इसके बाद अगले दिन अकुजा तोशी के टेलरिंग शॉप पर पहुंचता है और डेक्सिको के बारे में पूछता है। ये नाम सुनकर तोशी शॉक्ड हो जाता है और डर के मारे बात करने से इनकार कर देता है। लेकिन अकुजा को साकी से पता चल चुका था कि टेप में छोटे लड़के की आवाज तोशी की ही थी, इसलिए वो तोशी से कहता है कि मुझे साकी ने सब बता दिया है, इसलिए मैं इस केस की सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तोशी उसे वहाँ से जाने को कहता है और मदद करने से इनकार कर देता है। इसके बाद अकुजा फौरन अपने बॉस मोकाशी को तोशी के बारे में बताता है, जिसके बाद मोकाशी कहता है कि तोशी हमारे लिए एक नई लीड है, इसलिए मुझे लगता है कि इनवेन केस की फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन अकुजा ये सुनकर समझ जाता है कि मोकाशी डॉक्यूमेंट्री की वजह से ऐसा करने को कह रहा है, जबकि अपराधियों की सजा उनकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। फिर रात को हम देखते हैं कि तोशी उस डायरी और टेप को जलाने लगता है, लेकिन उसका दिल उसे रोक लेता है। उधर मोकाशी उस गैंगस्टर का नाम खोजता है जो इनवेन ग्रुप का हिस्सा था और उसका नाम था आओकी। फिर उसे पता चलता है कि कार चोर मोरीमोटो और स्टॉक ब्रोकर हिरोकी वो दोनों भी उसी के साथ जुड़े थे और साथ ही आओकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए लैंड रीडेवलपमेंट का काम करता था। अब कुछ दिनों के बाद विनी की टीचर तोशी को बुलाती है और साची नाम की एक औरत से मिलवाती है जो 1984 में विनी की करीबी सहेली थी। फिलहाल साची अपनी सहेली विनी से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो बताती है कि इनवेन घटना के 1 महीने बाद विनी ने मुझे फोन किया था और उसने सब कुछ बताया था। लेकिन एक रात उसके पिता के दोस्त उसके घर आए थे और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे पिता हिडाकी की मौत हो गई है और अब तुम लोगों की जान भी खतरे में है। उन्होंने बताया था कि किसी आओकी नाम के आदमी ने उसके पिता हिडाकी को मारा था। इसके बाद विनी अपनी माँ और भाई के साथ भाग गई, लेकिन आओकी के गुंडों ने उन्हें पकड़कर एक घर में नजरबंद कर दिया। इसके बाद विनी को पता चला कि उसके पिता ने उसकी और उसके भाई की आवाज फिरौती के लिए इस्तेमाल की थी। तो ये सुनकर उसका अमेरिका में ट्रांसलेटर बनने का सपना टूट गया और फिर एक दिन उसने मुझे फोन किया कि वो मुझे गैलेक्सी ऑफिस के बाहर मिलेगी, लेकिन मैंने काफी देर तक उसका इंतजार किया पर वो नहीं आई। साकी आगे कहती है कि फिर मुझे पता चला कि सन 2000 में वो केस बंद हो गया और उसके बाद मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसलिए मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी सहेली कहाँ है और जहाँ है वहाँ खुश है या नहीं। अब ये सब सुनकर तोशी समझ जाता है कि उसे इस मामले में किसी की मदद लेनी होगी जो विनी को ढूंढ सके। इसलिए अब वो एक रिस्की फैसला करता है और अकुजा को बुलाकर वो टेप सुनाता है। वो कहता है कि तुम एक रिपोर्टर होने के नाते विनी और तोमाशी को ढूंढो, क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह शिकार हुए हैं। आगे वो हिडाकी की मौत से लेकर उसकी फैमिली के भागने तक की सारी बातें बताता है और कहता है कि आओकी इसके पीछे था। इसके बाद तोशी अकुजा को उसके घर का पता देता है जहां हिडाकी की फैमिली को नजरबंद करके रखा गया था और ये पता असल में विनी ने साची को दिया था।
और सांची ने तोशी को। इसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि पहले उस जगह पर एक कंस्ट्रक्शन ऑफिस था, लेकिन अब वहाँ पर एक सुपर स्टोर बन चुका है। फिर आसपास पूछताछ से अकुजा को पता चलता है कि विनी का भाई तोमाशी सुमरा नाम के गुंडे के साथ रहा करता था, और फिर एक रात अचानक उनके ऑफिस में आग लग गई, जिसके बाद वो दोनों गायब हो गए। उधर अकुजा के बॉस मोकाशी को नेट से जानकारी मिलती है कि 1991 में उस ऑफिस में आग भी लगी थी और तोमाशी सुमरा की मौत की खबर भी छपी थी, जो आग में जल गए थे। लेकिन ये जानकर तोशी अकुजा से कहता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने आग का फायदा उठाकर वहाँ से भागने का प्लान बनाया होगा। इसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि सुमरा और तोमाशी अक्सर महाजो क्लब जाते हैं, इसलिए अब ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ उस क्लब की बूढ़ी मालकिन उन्हें बताती है कि सुमरा अक्सर तोमाशी के साथ यहाँ आता था, और फिर मैंने एक दिन सुना कि वो दोनों ऑफिस में लगी आग से बचकर भाग गए, जिसके बाद आओकी के गुंडे उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद वो औरत इन दोनों को शिकागो सिटी का एक पता देती है और कहती है कि इस आदमी से जाकर मिलो, क्योंकि ये सुमरा का महाजो गेम पार्टनर था। अब ये दोनों उस आदमी के पास पहुँचते हैं तो वो आदमी कहता है कि उस आग से बचकर भागने के बाद सुमरा और तोमाशी कुछ दिन मेरे साथ रहे, लेकिन फिर अलग अलग चले गए। हालांकि इस बीच मैंने एक बार तोमाशी को जिनशान हाईवे पर चीनी रेस्टोरेंट में काम करते देखा था। अब तोशी अकुजा से कहता है कि हम तोमाशी को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आखिर विनी और उसकी माँ का क्या हुआ ये तो हमें पता ही नहीं। फिर अकुजा कहता है कि इस डॉक्यूमेंट्री से मेरा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अब मैं इंसानियत के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बच्चे अनजाने में अपराध का हिस्सा बने और अब उसकी सजा भुगत रहे हैं। खैर, अब वो दोनों उसी चीनी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें अभी बताया गया था, लेकिन वहां का मालिक पहले उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। पर फिर तोशी उससे अपील करता है कि मैं तोमाशी की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो और मैं एक ही चीज से गुजर रहे हैं। तो इस तरह वो मालिक इनको तोमाशी का मोबाइल नंबर दे देता है। ठीक इसी टाइम पर हम देखते हैं कि तोमाशी खुद को मारने जा ही रहा होता है कि तभी उसे तोशी का फोन आता है। अब तोशी उसे भरोसा दिलाता है कि मैं भी इन्वेन का शिकार हूँ और बस तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की खैरियत चाहता हूँ, इसलिए एक बार मुझसे मिल लो। तो इस तरह अब तोमाशी इनको गैलेक्सी फूड कंपनी के बाहर मिलता है, वही जगह जहां 35 साल पहले उनकी आवाज में फिरौती की जगह बताई गई थी। असल में तोमाशी अपनी जिंदगी से हार चुका होता है, इसलिए वो बताता है कि घर से भागने पर आओकी के गुंडों ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद उसने मेरी माँ को एक बार में काम करने पर लगा दिया, जबकि मैं और मेरी बहन विनी बेकार बैठे थे। लेकिन एक दिन विनी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। फिर एक दिन उसने अपनी सहेली साची को फोन करके गैलेक्सी ऑफिस के बाहर मिलने बुलाया, क्योंकि उसकी वहां से भागने की प्लानिंग थी। इस तरह वो मुझे उस दिन आओकी के गुंडों से बचाकर उस कैफे तक ले गई जहां उसे साची मिलने वाली थी, और फिर जैसे ही वो मुझे वहां छोड़कर जाने लगी तभी चाइना मैन ने उसे पकड़ लिया। अब इसी हाथापाई में विनी एक ट्रक के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद चाइना मैन मुझे अपने अड्डे पर ले गया और माँ को मारने की धमकी देकर मुझे काम पर लगा दिया। फिर कई सालों तक मैं उन लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता रहा, और वहीं मेरी दोस्ती सुमरा से हुई, जो खुद भी उन गुंडों से तंग आ चुका था। इसलिए हम दोनों ने वहां पर आग लगाकर भागने का प्लान बनाया। फिर पेट्रोल डालकर हमने आग तो लगा दी, लेकिन जैसे ही हम वहां से भागे तो मैंने देखा कि मेरी माँ तो मेरे साथ आ ही नहीं पाई, इसलिए मेरे कदम भी वहीं ठहर गए, क्योंकि मैं उनके बिना भागना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे भागने को कहा, क्योंकि वो मुझे झुलसता हुआ देख नहीं सकती थी। और फिर उस दिन के बाद मैं आज तक माँ से नहीं मिला, और यही गिल्ट मुझे खाए जा रहा है कि मैं क्यों अपनी माँ को वहाँ छोड़कर आया। वो आगे कहता है कि उसके बाद मैं क्योटो आकर चीनी रेस्टोरेंट में काम करने लगा, लेकिन एक दिन आओकी के आदमी ने मुझे देख लिया, जिसके बाद मैं ओसाका भाग आया, और अब पिछले सालों से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अब अकुजा उससे कहता है कि घबराओ नहीं, 10 साल पहले आओकी की मौत हो चुकी है और उसकी गैंग भी अब खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। जिस पर तोमाशी कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि अब मेरी माँ कहाँ है। इसके बाद तोशी सुझाव देता है, अगर तुम मीडिया के सामने अपनी कहानी रखो तो शायद माँ तुम्हारे पास वापस आ जाए। साथ ही अकुजा अब ठान लेता है कि वो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड डेक्सिको को पकड़ेगा, इसलिए अब वो वापस से लंदन जाता है और उस सोफी से मिलता है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ तुम उस वक्त एक चाइना मैन से नहीं मिली, लेकिन तुम एक जापानी से तो मिली थी ना, इसलिए मुझे उनके बारे में बताओ। तो ये सुनकर सोफी बताती है कि उसका नाम डेक्सिको था और मेरी मुलाकात उससे लंदन के फिरौती केस के दौरान हुई थी, लेकिन वो काफी पुराने ख्यालों वाला था, इसलिए हमारी नहीं बनी। इसके बाद वो अकुजा को डेक्सिको के यॉर्क शहर का पता देती है, जहां उसका बुक शॉप होता है।
इसके बाद अकूजा वहाँ जाता है और सीधा इरादा बताता है कि वो यहाँ पर डेक्सिको को पकड़ना चाहता है। उधर जापान में तोशी अपनी बीमार माँ मायूमी को अपने घर लाता है क्योंकि वो घर जाने की जिद कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद तोशी के जाने पर मायूमी उस पुराने बक्से को खोलती है जिसमें डायरी और टेप थी। लेकिन तभी तोशी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या आप इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए घर आई थी? इसका मतलब आप शुरू से डेक्सिको अंकल के इरादे को जानती थी और फिर भी आपने मेरी आवाज को अपराध में शामिल होने दिया और उस आदमी को रोका नहीं। और दोस्तों, यहाँ खुलता है एक बहुत बड़ा राज, क्योंकि मायूमी उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज डेक्सिको ने नहीं, मैंने रिकॉर्ड की थी। खैर, उधर लंदन में डेक्सिको अकूजा को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैं जापान के नेशनल स्पोर्ट्स का हिस्सा था, लेकिन वहाँ चल रहे दंगों की वजह से मैं जापान से तंग आकर लंदन आ गया। फिर यहाँ मेरी मुलाकात हिडाकी से हुई जो बैकमैन केस की जांच टीम में था, इसलिए धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और फिर मैं उसका असिस्टेंट बन गया। वो आगे कहता है कि उस वक्त बैकमैन वाले केस में किडनैपिंग करके फिरौती मांगी गई थी, लेकिन उस दिन अचानक बैकमैन बचकर भाग गया और फिर हमें पता चला कि उसकी किडनैपिंग से शेयरों की जो कीमतें गिरी थी वो उसकी रिहाई के बाद एक रात में फिर से बढ़ गई। इसलिए उस वक्त ये अफवाह फैली कि बैकमैन ने खुद नाटक रचकर स्टॉक से स्कैम किया और लाखों पाउंड्स कमाए। इसलिए ये सब देखकर मुझे भी एक प्लान सूझा कि क्यों ना जापान में भी यही गेम खेला जाए। फिर मैंने हिडाकी को ये आइडिया दिया, लेकिन हम दोनों जानते थे कि इसके लिए हमें लोग चाहिए होंगे, जिसमें एक निवेशक हो जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सके, दूसरा कार चोर हो जो आने जाने में कार का इंतजाम कर सके, और एक ब्रोकर हो जो कि स्टॉक्स को ठीक से समझता हो। तो इस तरह निवेशक यानी इन्वेस्टर के तौर पर हमने आओकी को अपने साथ शामिल किया, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आओकी कोई सच्चा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक गैंगस्टर निकला। पर फिर भी हमने ट्राई किया। उस वक्त हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। फिर सबसे पहले हमने गैलेक्सी फूड कंपनी के ओनर किकुची को किडनैप किया, लेकिन उसके किडनैप होने के बाद भी शेयरों में बड़ी गिरावट नहीं हुई, इसलिए बाद में हमने उसे छोड़ दिया। इस चक्कर में शेयर बेचने में कम पैसे आए और जैसा कि हमने सोचा था कि सभी को 200 मिलियन येन मिल जाएंगे, उसके बदले सिर्फ 3 मिलियन येन ही मिले। अब इस बात पर उस वक्त हिडाकी काफी गुस्सा हुआ था, जिसके बाद ब्रोकर हिरोकी ने सबसे कहा कि किकुची का गैलेक्सी फूड कंपनी पर असर कम था, इसीलिए किडनैपिंग ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुई। इसके बाद आओकी ने कहा कि मेरी प्लानिंग में गड़बड़ी थी, इसलिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। तभी मोरीमोटो बोला कि इससे अच्छा अगर हम शेयर की जगह फिरौती मांगते तो ज्यादा फायदा होता। पर हिडाकी पुलिस में रह चुका था, इसलिए वो जानता था कि फिरौती लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम सभी ने मिलकर एक नया प्लान बनाया और वो था 3 बड़ी फूड कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स में जहर मिलाने की धमकी देकर उनसे फिरौती वसूलना। अब मुझे और हिडाकी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए बिना मन से हम आओकी के प्लान में शामिल हुए। फिर हिडाकी ने अपने बच्चों की आवाज में फिरौती की जगह बताई और मैंने अपने भतीजे तोशी की आवाज में मैसेज भेजा। अब बच्चों की आवाज ट्रैक करना मुश्किल था, इसलिए हम ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर बाद में पुलिस की दखल से वो प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद हिडाकी ने आओकी को ब्लैकमेलिंग की धमकी देकर कमीशन मांगा, लेकिन आओकी ने उल्टा उसे ही मार डाला। इसलिए मैंने फौरन हिडाकी की फैमिली को जाकर ये बताया और उन्हें पैसे देकर दूर भागने को कहा, जिसके बाद मैं खुद भी जापान छोड़कर लंदन चला गया। इसके बाद मैंने एक दिन मायूमी से मिलकर उसे वो टेप्स और डायरी दी ताकि जरूरत पड़े तो उसके पास सबूत हो। लेकिन जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो पैसे मिले और ना ही दिमाग को चैन, और वो डायरी भी मैंने ही लिखी थी। अब इतना सब कुछ सुनकर अकूजा कहता है, तुम्हारे लालच ने कई जिंदगियां बर्बाद की, तुम्हें अंदाजा भी है? तो इस पर डेक्सिको कहता है कि मेरा किसी को बर्बाद करने का इरादा नहीं था, ये सिर्फ किस्मत की बात है। लेकिन अकूजा गुस्से में कहता है, गुनाहों को किस्मत मत कहो, तुम्हारी वजह से 3 मासूमों की जिंदगी बर्बाद हुई, जिसमें एक की मौत हुई और 2 आज भी अपनी सजा भुगत रहे हैं। ये सुनकर डेक्सिको पूछता है कि मेरा भतीजा तोशी कैसा है? तो अकूजा कहता है, वो जहाँ भी है लेकिन तुमसे बहुत नफरत करता है। और ये सुनकर डेक्सिको बहुत दुखी हो जाता है। उधर जापान में मायूमी अपने बेटे तोशी को बताती है कि कॉलेज में मैं आंदोलनकारियों के ग्रुप से जुड़ी हुई थी। उस वक्त मेरे पिता को चोरी के झूठे आरोप में जेल भेजा गया था, जिससे उनकी नौकरी चली गई और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने अपनी जान ले ली, जिसका मुझे आज भी गुस्सा है। उस ग्रुप का लीडर डेक्सिको था, जिससे मैं आकर्षित हुई, लेकिन फिर कॉलेज के बाद ये सब बंद हो गया। इसके बाद मैंने एक स्टोर में नौकरी पकड़ी, जहां तुम्हारे पिता गुआजो से मेरी मुलाकात हुई। अब उन्होंने अपने लिए एक टेलरिंग शॉप का सपना देखा था, जिसके बाद 1980 में हमारी शादी हुई और तुम पैदा हुए। लेकिन तभी एक दिन डेक्सिको हमारे घर आया, जिससे मुझे काफी शौक लगा।
क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डेक्सिको तुम्हारा अंकल है, लेकिन मुझे डर था कि वो तुम्हारे पिता को मेरे अतीत के बारे में ना बता दे। फिर इसी बीच एक दिन उसका फोन आया, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज में एक रिकॉर्डिंग चाहता था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके उसे टेप भेज दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आखिर ऐसा क्यों करवा रहा है। ये सुनकर तोशी कहता है कि दूसरे के गुनाह का बोझ तुमने मुझे थमा दिया, जो मुझे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुजा जापान लौटता है, जहां यूरी उसे बताता है कि कल्चरल डिपार्टमेंट ने तुम्हें बहुत बड़ी पोस्ट देने का फैसला किया है। लेकिन मोकाशी कहता है कि एक रिपोर्टर आखिर कल्चरल डिपार्टमेंट में क्या करेगा। फिर हम देखते हैं कि तोशी तोमाशी के लिए सूट सिलता है, जिसे पहनकर तोमाशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आपबीती सुनाता है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ, इसलिए अगर वो मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब ये न्यूज टीवी के जरिए तोमाशी की माँ तक पहुँच जाती है, यानी जिन बच्चों की आवाज ने 35 साल पहले अपराध की दुनिया हिलाई थी, आज टीवी में वही आवाज अब इस केस को सुलझाने में मदद करती है। उधर लंदन पुलिस यॉर्क में डेक्सिको की शॉप पर छापा मारती है, लेकिन वो तो वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। इधर हम देखते हैं कि तोमाशी और उसकी माँ का मिलन होता है, जिसके बाद तोशी की माँ की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है। फिर अगले दिन अकुजा तोशी से मिलता है और कहता है, मुझे एक सूट सिलवाना है जो मैं प्रमोशन पार्टी में पहनूंगा। इसके बाद तोशी की बेटी उसी पुराने बक्से से एक टूटा हुआ खिलौना निकालकर उसे दिखाती है, जिसे देखते ही तोशी को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि ये वही गैलेक्सी फूड कंपनी का फ्री खिलौना था। अब वो रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।